हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसका पार्ट 3 है ये वीडियो, है ना। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो प्रो होती है, जैसे कोरोना वायरस। तो यहाँ पे वायरस वाली चीजें हैं, बैक्टीरिया वाली चीजें हैं, ठीक है। प्रो से पता चल जाएगा। और यू है जैसे पेड़ पौधों की, जंतुओं की कोशिकाएं, है ना, अमीबा की कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। हमने दो कोशिकाएं पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। हमने प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका और जीव कोशिका यानी कि जीव कोशिका बोला जाए तो जंतु कोशिका, है ना। तो हमने दो कोशिकाओं के बारे में उधर भी पढ़ लिया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, केंद्रक, है ना। इतनी चीजें हमने जान ली थी। अब हमें जो पढ़ना है वह है कोशिका के कोशिकांग या कोशिका अंगक, है ना। तो हम धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं और चलते हैं कोशिका अंगक की तरफ, ठीक है। लेट्स गो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कोशिका के अंगक के बारे में, है ना। कोशिका के क्या है? अंगक। तो सबसे पहला है कोशिका का अंगक जो होता है वह अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। दूसरा गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी इसे बोलती है अंग्रेजी में। फिर उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी शब्द है और इसका होता है सूत्र कणिका। क्या होता है? सूत्र कणिका। यहाँ पर ऐसे इसका होता है नाम सूत्र कणिका, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लास्टिड, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसोसोम और फिर उसके बाद होता है रसधनिया। इसको बोलते हैं रिक्तिका। ये जो रसधनिया है इन्हें बोलते हैं क्या? रिक्तिका, है ना। फिर उसके बाद प्लास्टिड है, ये है ना। इसका हम बोलते हैं हिंदी में लवक। क्या बोलते हैं? लवक। हमने कुछ चीजें जान ली हैं, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सूत्र कणिका, प्लास्टिड को कवक और यहाँ पर रसधानियां है हम रिक्तिका बोलते हैं। बात सबको समझ में आई? तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और ये सारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। याद रखना, भूलना मत बच्चों भाइयों, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है। हम आगे चले। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है? अंतः प्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाल ज्यादा लाल हो गया, ठीक है, हम पीला कर लिए। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। अंतः प्रद्रव्यी जालिका दो तरह की होती है। सबसे पहली चिकनी, यह भी जान लेते हैं कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका पे लगे होते हैं राइबोसोम, है ना। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और जिस पे राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। और दूसरी होती है खुरदुरी।
अंतःप्रद्रव्य जालिका, अर्थात यह हुआ कि जिस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उन्हें हम खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। समझ में आई बात सबको? आई कि नहीं आई? है ना? सिंपल सी बात है कि जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते वह चिकनी होती है, जिस पे नहीं पाए जाएंगे वह नहीं, सीधी सी बात है, और जिस पे पाए जाएंगे वो खुरदुरी। सिंपल, याद रख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती हैं, ये लिपिड बनाने में मदद करती हैं और इनमें राइबोसोम कम होते हैं। कम क्या, लगभग ना के बराबर होते हैं। और यहीं ये नलिकाओं से यह भी बनी होती है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं। कौन? खुरदुरी। क्योंकि हमें यह भी याद रखना है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। तो इस वजह से जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वह प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करती हैं, याद रखना। और इसमें राइबोसोम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा? अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसे बोलते हैं, है ना, चिकनी है तो इसे चिकनी वाला है, चिकनी मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और फिर उसके बाद ये खुरदुरी है। बात ठीक है, समझ में आई सबको? हम आगे बढ़े, आगे चलते हैं। चलिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य क्या हो सकते हैं, कार्य हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य इसका यह है, सबसे पहला कार्य इसका यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती हैं, है ना। यह कोशिका द्रव्य, हमें पता है कि कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जो केंद्रक और सेल वॉल के बीच में पाया जाता है ना। तो जैसे अभी माना हमने ये सेल है, ठीक है, प्लांट सेल ही है, ये प्लांट सेल हमने ले लिया, इधर कहीं केंद्रक होता है, ठीक है, और यह केंद्रक के पास ही अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। उसकी हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको पतला कर लें तब हम बना लेंगे। ऐसे ही इसकी रचना होती है, ठीक है, फिर ऐसे बड़ी सी होती है, ऐसे इधर भी होगी, ये आगे की तरफ छोटी होगी और फिर उसके बाद ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसकी संरचना होती है, वह बिल्कुल केंद्रक से चिपक के रहती है ना। ये कहाँ? केंद्रक से चिपक के ही रहती है, नलिका समान संरचना होती है, केंद्रक से चिपक के रहती है। और जो चिकनी होती है, जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते, वो चिकनी होती है, लेकिन जिसपे राइबोसोम लगे होते हैं, जिसपे राइबोसोम लगे होते हैं, वह ऐसे ऐसे राइबोसोम लगने की वजह से वो खुरदुरी टाइप की दिखती है ना। बात सबको समझ में आ रही है? तो ये बात हो गई, ठीक है। यह केंद्रक यहाँ पर है, केंद्रक में जो चीजें हैं, केंद्रक द्रव्य है, और यहाँ पर जो होगा कोशिका द्रव्य, है ना। यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य होगा, यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जब कोई चीज लानी होती है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जब कोई चीज लानी होती है, या कोशिका द्रव्य से केंद्रक में कोई चीज लेके जानी होती है, तब अंतःप्रद्रव्य जालिका काम में आती है। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए दूसरा, यह जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है ना। जैसे रासायनिक क्रियाएं, आपको पता हो सकता है कि हर कोशिका में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, है ना। उनका काम ही रिएक्शन कराना, क्योंकि तभी तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी या पेड़ पौधों की बॉडी काम करती है ना, कुछ ना कुछ। तो वो क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं अपने आप में करती हैं, और इस रासायनिक क्रियाओं को इनकी उपस्थिति में होता है, ये उपलब्ध कराती हैं उसे स्थान कि यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। यह वसा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती हैं। वसा
यह भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक वसा स्टेरॉइड भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत है, खतरा है हमारी बॉडी के लिए अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना। तो इनका पाचन करके इन्हें खत्म करने का काम भी करती हैं। फिर उसके बाद है कि यह कोशिकाओं में विष तथा दवा को खत्म करने में मदद करती हैं। विष, विष का मतलब जानते हो, जहर, है ना। तो ये जहर को भी खत्म करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है अगला कि कुछ प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण प्रक्रिया को बायोजिनाइसिस कहा जाता है। क्या? बायोजिनाइसिस। बायोजिनाइसिस याद रख लेना कि जो हमने ना कोशिका भित्ति की यहाँ पे बात, कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड, है ना। जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह बनी होती है सेलुलोज की, वो बनी होती है सेलुलोज की। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है ना। तो कोशिका झिल्ली बनाने में भी इसकी ही हाथ होता है, क्योंकि जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं ये, और इस वजह से बनाते हैं, है ना। बात सबको समझ में आई? ठीक है, हमने जान लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो दूसरा है वह है गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण। क्या? गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण, है ना। तो चलिए हम गाल्जी बॉडी और गाल्जी उपकरण के बारे में देखते हैं, है ना। गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण, यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतरित होती हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। कार्य: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों का यह पैक करती हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, और तीसरा, यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करती है ना। गोल्जी उपकरण का इतना सा कार्य है। गोल्जी उपकरण कैसा होता है सेल में, हम जरा वो देख लेते हैं। हमने एक मान लिया ये सेल बना दिया, ये कलर आप लोगों को विजिबल है, रेड ले लेता हूं, है ना। ये रेड वाला ज्यादा दिखेगा। ये बन गई हमारी टेम्परेरी वाली सेल। यहाँ पर हमने बनाया ये। आपने कहीं देखा होगा कि ऐसे होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पर ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ऐसी संरचनाएं कहीं आपको दिखी? अगर ऐसी संरचनाएं जो होती हैं, इन्हें को हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है। यह ऐसे कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, ऐसे ही होती हैं, इनका यही काम होता है, ठीक है। ऐसे ये होती हैं। अभी जब हम सेल एक जगह हम पूरा अच्छे से जब हमें फिगर मिलेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर गोल्जी उपकरण क्या है, ठीक है। गोल्जी उपकरण में हमने क्या क्या पढ़ा था कि गोल्जी उपकरण जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है में संश्लेषित पदार्थों को यह पैक करती हैं। कौन? गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, है ना। क्या? लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, और यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित करती हैं। जो पुटिकाएं हैं, जो ऐसी संरचनाएं अभी देखी हमने, है ना, इधर से ऐसे निकली, फिर इधर से ऐसे जुड़ी, है ना। ऐसी जो संरचनाएं थी हमारे पास, इन्हीं को हम पुटिकाएं कहते हैं, है ना। बात सबको समझ में आई होगी। और इनका काम होता है कि पदार्थ जो होते हैं सेल में, उन्हीं को संचित करना और रूपांतरित करना, इनका इतना सा काम होता है। बात सबको समझ में आई? हम चलते हैं आगे।
हाँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम या कोशिका की आत्मघाती थैली इसको भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कोशिका में जो भी पदार्थ होते हैं ना, उसके लिए नुकसानकारी, जो उसके लिए फायदेमंद नहीं होते कोशिका के लिए, ये उन्हें खत्म कर डालता है, बाय बाय टाटा कर देता है उनका, है ना। तो इसी वजह से इसका नाम है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। गोल्गी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। क्या? गोल्गी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब पावरफुल एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम, पाचनकारी एंजाइम होते हैं। पाचनकारी मतलब कि कुछ भी हो उसे वो डाइजेस्ट कर देंगे, है ना, ऐसे होते हैं। तो कार्य क्या होता है हमारे लाइसोसोम का आत्मघाती? ये कोशिका को साफ करते हैं। साफ करने का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि जब कोशिकाएं गंदी हो जाती हैं तो वो उन्हें साफ करने का काम करते हैं। उनमें जो बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं, उसे वो साफ कर देते हैं। ठीक है। दूसरी पाचनकारी, उसे हम ये पचा देते हैं जो भी कचरा होता है। ये कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोशिका में है तो कोशिका में कहीं लवक खराब हो गया, कहीं पर ये खुद लाइसोसोम जो गोल्गी उपकरण है वो खराब हो गया। ऐसे जो अंगक खराब रहते हैं ना, तीनों वो पचा देते हैं, उन्हें वो डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। इसी वजह से तीनों बोला जाता है कि ये कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि ये कोशिका में जो भी बेकार चीजें पाता है सबको खत्म करते जाता है ना। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का भी पाचन कर देता है। कोशिका में जो चीजें नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, बाय बाय टाटा, उनका कर देता है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, अभी अभी हमने बताया था, इसका नाम सूत्र कणिका भी होता है। क्या? सूत्र कणिका, हिंदी है सूत्र कणिका। अगर कहीं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे पेपर में अगर सूत्र कणिका उसने नाम दिया है ना, क्या नाम दिया? सूत्र कणिका, तब भी आपको समझ जाना है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर रहा है। आपको याद रखना है, क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हो, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन हिंदी बराबर आनी चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं। इसको हम बोलते हैं कि बिजली घर। कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्या? कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का बिजली घर, बिजली घर, है ना, कोशिका का बिजली घर या द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसको याद रख लेना, किसी नाम से पेपर में पूछे बोलना मत, फिनिश कर देना, है ना। बोल देना कि हम डे बाय डे क्लासेस से पढ़ते हैं, मतलब अपने मन में सोचना, लिख मत देना पेपर में। ठीक है, हम चलते हैं इसके काम की ओर, है ना, कि आखिर इस किस काम में आता है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह ऊर्जा का काम करता है। कोशिका कोई भी काम करने के लिए, हम कोई काम करते हैं तो हमें भी किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो समझे? तो सबसे मुख्य कारण, मुख्य इसका जो उपयोग है, ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसे एटीपी में, एटीपी याद रखना, एटीपी कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि एटीपी क्या है, तो इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, याद रहेगा, के रूप में जमा करता है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को
एटीपी के रूप में जमा करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। बात समझ में आई? चलिए हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, खुद का डीएनए होता है इसका, ये केंद्रक पे डिपेंड नहीं रहता, इसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण है ना, प्रोटीन संश्लेषण है ना, याद रखना इसका काम राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये प्रोटीन संश्लेषित करता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी याद रखना। बात सबको समझ में आई? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी है, हम थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से बनी होती है, इसमें दो झिल्ली पाई जाती है। ये कि ये बाहर वाली है ना, ये जो आपको लाल रेड लाइन दिख रही है ना, लाल रेड लाइन जो है ना, ये वाली, ठीक है, काला करने के बीच होगी, ठीक है, ये लाल वाली दिख रही होगी, ये बाह्य झिल्ली होती है ना, ये बाह्य झिल्ली होती है। और दूसरी झिल्ली आपको ये जो पीली वाली दिख रही है ना, ये आपको जो झिल्ली पीली पीली दिख रही है, यह है इसकी दीवारें हैं, है ना। बात समझ में आ रही सारे लोगों को? तो ये है, और इसमें ये जो गोल सा है ना, ये गोल सा राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, ठीक है। और इसका यहीं पर देखिए, ये जो है ये है डीएनए, याद रखना, है ना। तो ये एटीपी के रूप में, किसमें? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, एनर्जी को संग्रहित करता है। इसके बारे में पता चला, ठीक है। इसका खुद का राइबोसोम होता है, राइबोसोम भी इसमें उपस्थित है, डीएनए भी उपस्थित है ना। तो ऐसे है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हमने इसके बारे में भी जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है ये प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स या लवक, लवक होते हैं 3 प्रकार के। हिंदी में सुनना, हिंदी में होता है अवर्णी लवक। क्या? अवर्णी लवक। ये होता है अवर्णी लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक। और तीसरा होता है, जो तीसरा होता है, यह दूसरा है, तीसरा होता है हरित लवक। क्या? हरित लवक। याद रहेगा सबको? रहेगा ना? वेरी गुड। क्या? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या? अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और जो हरित लवक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। याद रहेगी बात? सबसे पहला ल्यूको, दूसरा क्रोमो, तीसरा क्लोरो। याद रहना चाहिए, भूलना मत, या हिंदी में रट लो, वो अवर्णी, वर्णी, हरित लवक, है ना। याद रहेगी सारी बातें। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने जान लिया कि लवक क्या होता है, लवक का काम हम जान लेते हैं। लवक जो होता है, सबसे पहला इसका काम होता है, लवक भोजन बनाने के काम में आता है। काम जैसे आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वापोषी होते हैं, है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उन्हें किसी दूसरी चीज को उन्हें खाना नहीं खाना पड़ता, वो खाना खुद ही बना लेते हैं खड़े खड़े रह के। कैसे? क्योंकि इनके पास लवक होता है, हरित लवक होता है, जिसमें वो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। सबने पढ़ा होगा, एक बारी तो जरूर ही पढ़ा होगा
क्योंकि ये चीजें तो 7 से है ना, क्लास 7 से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि मनुष्य में नहीं पाए जाएंगे, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यह तो परपोषी होता है, दूसरों पे निर्भर होता है ना। अगर हम, और जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पेड़ों वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बात समझ में आई, इनका भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है। ठीक है, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी पढ़ा, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह जो जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, जड़ें जो जमीन के अंदर होती हैं, ऐसी सेल्स में पाई जाती हैं। ये सफेद रंग का होता है और जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। जमीन की निचली कोशिकाओं में, जो जमीन के नीचे होती हैं। आलू आपने देखा है, आलू आपने काटा है, कैसा कैसा सफेद। तो यह हो गया वर्णी लवक। अवर्णी लवक। फिर क्रोमो है, क्रोमो यह लाल व भूरे रंग का होता है और तने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। आप किसी पेड़ का तना देख लो, उसका पेड़ का जो तना होगा, तना मतलब आप पेड़, ऐसे एक पेड़ बन गया, ठीक है, ये टहनियां हो गई, टेम्परेरी पेड़ है, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बुराई मत करना, है ना। ये हो गया पेड़। तो ये जो तना होता है, इसका लाल व भूरे ही तो कलर का होता है। तो यह होता है क्रोमोप्लास्ट से, यानी कि वर्णी लवक से, है ना। यह तने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, यह पेड़ की तने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। अभी नीचे जड़ें थी, है ना, जड़े वाले में अवर्णी पाया गया, है ना, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर पाया गया, इसके ऊपर क्रोमोप्लास्ट पाया गया, है ना, ये जो पेड़ों में है। और जो पत्तियां होंगी, किसमें, पत्तियों में पाया जाएगा क्लोरो या हरित लवक, है ना। बात सबको समझ में आई, हरित लवक। वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चिल्ला चिल्ला के यहाँ हालत खराब हो जा रही है। चलिए, पानी भी नहीं है हमारे पास, हम बिना पानी के, ठीक है, हम यहाँ फिगर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या हमारे पास फिगर है, फिगर है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमें इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं थैलेक्वाइड, ठीक है। यह क्या होता है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में आके यहाँ पे थैलेक्वाइड के रूप में उपस्थित होती हैं, है ना, ठीक है। और यह दोहरी झिल्ली, मतलब कि इसमें एक ऊपरी परत और एक अंदर से होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं, बस हमें इतना बस समझना है कि यह पौधों में भोजन बनाने का, पौधों में भोजन बनाने का काम करती है। और इसमें ये सिक्के जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जो एटीपी होती हैं, और एटीपी थैलेक्वाइड के रूप में यहाँ पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। और यह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे इसमें ढेर सारे होते हैं ना, तो ढेर सारे से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे जुड़ी होती हैं उसे हम लैम्बला बोलते हैं। बस इतना सा जानो, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ज्यादा हो सकता है आपको हाई स्कूल या फिर 11th वगैरह में पढ़ना पड़े, तो डोंट वरी, चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, प्लास्टिड के कार्य, लवक के कार्य हमने अभी बताया कि ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या सूर्य तथा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ये जो अवर्णी लवक है, इसको देखिए, यह प्रोटीन, तेल तथा वसा का भंडारण करता है, ठीक है, प्रोटीन, तेल तथा वसा का भंडारण करता है, ठीक है। क्या हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो जो लाल व भूरे कलर का होता है, क्लोरो जो हरे रंग का होता है,
यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ को तनों में पाया जाता है, उन दोनों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा बनाना। क्या? ऊर्जा बनाना, ऊर्जा बनाना, है ना, C6H12O6 बनाना। इसका काम ये होता है ऊर्जा बनाना। और यह जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णीय लवक जो सफेद है, जमीन के अंदर पाया जाता है, वह प्रोटीन, तेल और वसा को भंडारण करता है। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते चलो। सॉरी, हाँ, अब देखते हैं रिक्तिका। क्या? अब हमें मिली है रिक्तिका। हम देखते हैं कि रसधनियाँ ठोस व तरल पदार्थों का संग्राहक थैलियां होती हैं। इनका आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा तथा जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की रसधानियों में खाद्य पदार्थ का संग्रह, यह जो प्लांट सेल होती है ना, पादप कोशिका में बहुत बड़ी साइज में होती है ना, प्लांट कोशिका में बहुत बड़ी साइज में होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी होती है। रिक्तिका छोटी पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? यह खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखती है ना। इसके हम कार्य देख लेते हैं। ये विभिन्न पदार्थ के जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थों का संग्रहण में काम करती हैं, इसे संग्रहित करके रखती हैं। जैसे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, है ना, ये सब आपको शर्करा का मतलब जानते हो? चीनी होता है, C12H22O11, ठीक है, चीनी हो गया, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन को, इन सबको क्या रिक्तिकाएं रखती हैं, रसधानियां रखती हैं। बात समझ में आई? हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। पॉइंट, कोशिका की कठोरता प्रदान करती है। हमें पता है कि जो आदमी की कोशिकाएं होती हैं उतनी कठोर नहीं होती, लेकिन जो लकड़ियां होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, वह कठोर होती हैं। तो किसकी वजह से? रिक्तिका की वजह से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालने का भी काम करती है। किसका? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब वो जो कोशिका के काम का नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट, राइबोसोम। राइबोसोम का एक ही काम है, रट लो जुबान पे, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद हो गया यार? अब कितनी बार बताओगे? चिल्ला रहे हो। चलिए हम देख लेते हैं एक बारी। यह सूक्ष्म कण है जो अमीनो अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण करता है ना, अमीनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हमने इतनी चीजें तो जरूर ही पढ़ी ना। ये कहाँ? यह माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका में है ना, ये सूत्र कणिका में मिला हमें। सूत्र कणिका में हमें क्या पढ़ा कि वहां पर उसका खुद का DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है, यही तो पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, लवक, है ना, हमने लवक भी तो पढ़ा। लवक में भी हमने यही पढ़ा, इसका खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम होता है, यही तो पढ़ा हमने ना। हमने कुछ अलग तो नहीं पढ़ा ना, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमने, और इसका एमिनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण, यही दो ही चीज बनाता है, याद रखना, ठीक है। तो बस हमारे लिए इतनी ही चीजें थी। हम थोड़ा सा एक बारी बैक चलते हैं, जहां पर हमें कोशिकाएं दिखेंगी तहां पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल्स, यहाँ पर ये रही रिक्तिका।
ये रही रिक्तिका, है ना। रसधानियां जिसे हमने पढ़ा भी, रसधानियां या रिक्तिका। ये कौन सी सेल है, याद रहे, यह प्लांट सेल है, यह प्लांट सेल है। प्लांट का मतलब क्या, पौधा, पादप। तो यह पादप कोशिका है। बात समझ में आई। ये जो खाली स्थान है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है यहाँ छोटा सा नन्हा सा, इसको हम अगर बड़ा करें तो इधर ऐसी संरचना होगी और यहाँ पर ये कोइंसाइड होंगे। ये हमने जो पढ़ा हरित लवक, है ना, थैलेक्वाइड, ठीक है। ये हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसकी संरचना थी, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने माइट्रोकांडिया पढ़ा। माइट्रोकांडिया क्या, ऐसे जो थी, ऐसे ही तो होता है माइट्रोकांडिया। तो हमने ये पढ़ा, ये रही माइट्रोकांडिया, ठीक है। यहां पर देखिए जो ये है, ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, जो देखो यहां पर है ना। आप अपनी किताब में देखना तो आपकी जो बुक्स होगी उसमें अंतःप्रद्रव्यी जालिका और गाल्जी बॉडी जो हमने बताया था कि जो केंद्रक के आसपास होता है वो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ये। तो यह हो गया गाल्जी बॉडी, हरित लवक। फिर यहाँ पर देखिए सेंटर में केंद्रक है और ये सब साइटोप्लाज्म है। और क्या ही पढ़ा हमने, सब कुछ तो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारी थी प्लांट सेल। इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो हमें एनिमल सेल भी बनेंगे। हम आगे चल गए, ये रही हमारी, ये भी प्लांट सेल है। हमारे पास एनिमल सेल नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आप एनिमल सेल आपके बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक, आज तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, जितने भी हमारे अंगक थे, ठीक है, जितने भी हमारे कोशिका में पाए जाने वाले अंग थे, हमने उन सबको पढ़ लिया। और कल हमें पढ़ना रहेगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो हम कोशिका विभाजन के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस। हम मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।